देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल हो गई है। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पेश कर दिया गया और कसरत राय से मंजूर हो गया। हुकूमत को सवाल ये है कि अब कौन डिक्टेट कर रहा है। माजी में क्योंकि मरियम नवाज कहा करती थी कि इमरान खान को पर्चियां पकड़ा दी जाती हैं। क्या कहती थी मरियम नवाज साहिबा, आइए सुनते हैं। सदीकी साहब, इनके भी इंकशाफात से बड़ा इंकशाफ इमरान ने ये किया है कि नवाज शरीफ बेकसूर है और मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि ये चोर है। तो वही इस्टेब्लिशमेंट ने आपको जो भी पर्ची लिख के दे दी, आपने वो कौम के सामने पढ़ के सुना दी। अब सवाल ये है कि मरियम नवाज से कि आपको कौन पर्चियों पे पर्चियां पकड़ा रहा है। धड़ाधड़ तरमीम और बिल पेश किए जा रहे हैं। जब माजी में पेश किए जाते थे तो आप संगीन इल्जामात लगाती थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कौन अपना मोहरा बना रहा है। सवाल ये है। दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम के बाद बानी पीटीआई के अहल खाना को रिलीफ मिला तो डील की खबरें गर्दिश करने लगी हैं। बानी पीटीआई का फैसला वो खुद ही करेंगे। ये बात तय है कि मुख्तलिफ हलकों से कोई भी बातचीत बराह रास्त होगी, तभी मामला आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जरियत मौसर या फिर जानदार होने के इम्कानात कम है। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो सतह पर इस अथॉरिटी के साथ बात कर सकता हो। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोगों की ख्वाहिशात हो सकती हैं, मुख्तलिफ ख्यालात हो सकते हैं और जिसके पास जो मालूमात हैं वो महदूद हैं या कुछ बेहतर है, उस बुनियाद पर गुफ्तगू कर लेता है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरह का कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है कि मियां नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में पार्टी क़यादत स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में रहे और कहीं भी किसी भी सतह पर ताल्लुकात में तलखी को कम करने और मामूल पर लाने के लिए बातचीत कर सके। इस सूरत हाल में एक पहलू ये भी सामने आता है कि बानी पीटीआई ऐसी सियासी बैसाखियों का सहारा लेने की सोच नहीं रखते। ये लिखने की जरूरत इसलिए भी पेश आई है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सियासी सोच और ख्यालात रखते हैं और वो उन ख्यालात का इजहार भी करते रहते हैं वक्तन फवक्तन। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों की तस्दीक करते हुए कहा है कि जो लोग जमहूरियत को दोबारा अपनी राह पर ला सकते हैं, पीटीआई उनसे राबते में है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। हदफ तो यही है, टारगेट तो यही है कि इमरान खान साहब को रिहा करवाया जाए और वो उनको जेल से निकालकर एक नॉर्मल पॉलिटिकल लाइफ में लाया जाए। उसके लिए एहतजाज भी हमने किया। साथ ही साथ यकीनन राब्ते भी हैं जिन लोगों के साथ भी हम समझते हैं कि वो इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के भी लोगों के साथ यकीनन जैसे है, मतलब हम राब्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तानी के हिस्सा है सिस्टम का, उनके साथ भी अलॉन्ग विद अदर्स हमारी कोशिश है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बने और हम इनको खान साहब को रिहा करें, पार्टी के दीगर रहनुमाओं को रिहा करें। सवाल ये है कि पीटीआई के अंदर ऐसा कौन जिम्मेदार आदमी है जो मामलात को डील कर रहा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। इसी सब पे बात करेंगे जी। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है शज़रा मनसब है मुस्लिम लीग नून से, मैंने सादिक मेमन है मैंने पीपल्स पार्टी से, और एडवोकेट अहमद अवैस साहब हैं पीटीआई के मरकजी सीनियर रहनुमा है जी। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, आपकी तरफ आऊँगी। सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ के 5 साल भी हो गई और ये भी कसरत राय से मंजूर हो गया पार्लियामान से, अब सेनेट से भी हो रहा है। इस वक्त सेनेट का भी इजलास जारी है। दूसरी जानिब जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस हाथापाई भी होती है। हम देखते हैं अता तार साहब और शाहिद साहब आपके जो है वो लड़ पड़े हैं। आखिरकार एक के बाद एक धड़ाधड़ बिल पास होते जा रहे हैं और ऑपोजिशन कुछ भी कर नहीं पा रही है। क्या अब आपको ये लगता है कि इस तरह के बिल जब आपकी हुकूमत आई थी, अगर आप पास करवा लेते तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता, और अब जो बिल पास हो रहे हैं तो हुकूमत तो विन विन पोजीशन पे इस वक्त जा रही है। देखिए, जो ये सूरत हाल आपने बयान की है, इससे फायदा अवाम का तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, फायदा जो है, जो पीछे एस्टेब्लिशमेंट ने जिस अंदाज में इस मौजूदा हुकूमत को और तमाम लोग जो आज जब मौजूदा हुकूमत बना के बैठे हैं उनको पार्लियामेंट तक पहुंचाया और जिस अंदाज में उनको
स्टोलन मैंडेट के ऊपर झूठा ओथ दिलवा के और उनको ये हुकूमत दिलवाई, तो उसका वो अब रिवार्ड जो है वो वसूल किया जा रहा है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे मुल्क में आप 5-5 साल तक जो है इतने बड़े ओहदों के ऊपर उनको दे देंगे। एक तो अदारे के अंदर जो है वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ेगी, और दूसरा नुकसान ये होगा कि आप जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं होगी। ये जोड़ तोड़ और ये जो उखाड़ पछाड़ का सिलसिला जो है ये और तेज हो जाएगा। देखिए, जब तक हम हुकूमत को सही मानों में एक अवामी हुकूमत की शक्ल में, जो पाकिस्तान के आइन का प्रियम्बल कहता है, प्रियम्बल क्या कहता है कि sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives। अब chosen representatives की जगह पे जब स्टोलन मैंडेट के साथ झूठे ओथ लेके आके बैठ जाएंगे, पार्लियामेंट पे काबिज हो जाएंगे, तो फिर तो वो आवाम के नुमाइंदगान तो नहीं है वो। और जब नुमाइंदगान नहीं है तो उनको क्या सरोकार आवाम के साथ, ना आवाम का दर्द है उनको। और यही वजह है कि आपने देख लिया कि आज एक ही स्ट्रोक में 34 सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को उन्होंने तादाद बढ़ा दी, और बढ़ानी चाहिए थी। अगर आवाम का दर्द होता तो लोअर जुडिशरी के अंदर लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं जी, लाखों की तादाद में, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कॉमन मैन का ताल्लुक जो है और वास्ता पड़ता है उन लोअर जुडिशरी के साथ, वहां कुछ नहीं किया गया। इसको साथ और देख लीजिए, पाकिस्तान की अगर 24 करोड़ की आबादी है तो 12 करोड़ लोग से 12 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी किसी ने उनका जिक्र सुना आपने? ये सबसे खतरनाक तरीन सूरत हाल है जिसे हम दो चार हैं, और ये एक बम की तरह फटेगा। एक खतरनाक हालात से हम गुजर रहे हैं, और ये हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे जब ये जिस अंदाज में ये चलाया जा रहा है। आइन को इन्होंने खत्म कर दिया, प्रैक्टिकली आइन की कोई हैसियत नहीं रह गई। ये सबसे खतरनाक है कि आप देखिए कि आइन मौजूद है, आइन का ढांचा बदल दिया। आइन का सबसे मुकद्दम चीज जो आइन के अंदर थी, उसके ढांचे के अंदर, वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी, उसको कंप्रोमाइज कर दिया इन्होंने। और अब 34 तादाद बढ़ाने का, ये इंडिया हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है, वहां टोटल जजेस की तादाद 33 है, और आप 6 गुना छोटा होते हुए हम तादाद जो है वो इंडिया से बढ़ा दी हमने। क्यों? कि नेशनल एक्सचेकर के ऊपर ये इतना बड़ा बोझ जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो पड़ेगा, ये जज साहिबान जो बनेंगे, और हाई कोर्ट के भी जजेस बढ़ाए जा रहे हैं। ये एक तरफ तो गुर्बत है आपके पास, एक तरफ गरीब आवाम का ख्याल नहीं है। सिर्फ ये अपने आप और बंदर बांट जो बांटती जा रही है, ये जजेस की तादाद बढ़ा के वो जो सर्विसेज के लोगों को 3 साल से 5 साल कर दिया गया है, ये उनको ये समझते हैं कि ये जजेस की तादाद बढ़ा के हम जुडिशरी को भी खुश कर लेंगे और कोई हमारा, फिर तो हमें कोई रुकावट ही नहीं होगी। मुल्क ऐसे नहीं चलते हैं। मुल्क जो है वो कुर्बानी के जज्बा से चलते हैं, और ये मुल्क गुर्बत का मारा हुआ मुल्क, जहां गरीब आवाम जो है अपने मुंह से निवाला निकाल के आर्म फोर्सेस का बजट पूरा करते हैं, इसीलिए प्यार करते हैं उनसे। लेकिन उसका क्या रिवार्ड दिया जा रहा है उनको? अपनी 5-5 साल के लिए बढ़ा के ये क्या कर रहे हैं? क्या किसको खुश कर रहे हैं? ये अपने आप को खुश कर रहे हैं और आवाम को धक्का दे रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक गेम खेली जा रही है, और ये गेम के नुकसानात जो हैं बड़ी जल्दी हमारे सामने आएंगे, और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होगा। ये अफसोस की बात है कि लॉयर्स मूवमेंट भी शुरू करने में बाज ऐसे लोगों के हाथ भी हैं कि जो मूवमेंट को सिर्फ टीवी के कैमरे के सामने बताना चाहते हैं कि जी हमने मूवमेंट चला दी, लेकिन मूवमेंट भी ऐसे नहीं चला करती। मूवमेंट जो है कमिटमेंट के साथ और सेक्रीफाइस के जज्बे के साथ चला करती है, और इंशाल्लाह वो मूवमेंट सही जो है शक्ल के अंदर वो जरूर चलेगी, और अब वक्त आ गया उसके लिए। लेकिन वो ऐसे लोग भी सॉर्ट आउट होंगे, जैसे अहमद खान वगैरह जो कुछ कर रहे हैं वो काम नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो अली अहमद कुर्द हैं,
اس میں منیر ملک ہیں اور بہت سارے اور جو سنسیئر اور کمٹمنٹ والے لوگ ہیں، وہ آگے جب چلیں گے تو انشاءاللہ ہم سارے مل کے ایک موومنٹ کی شکل ضرور بنائیں گے، اور ہم بتائیں گے کہ یہ ہماری ریڈ لائن تھی، آپ نے آئین کو تباہ کر دیا ہے، آپ نے رول آف لا کو رول آف اتھارٹی کے ساتھ بدل دیا ہے، نیکڈ ڈیسپوٹزم جو ہے اب پاکستان میں رول کر رہا ہے، یہ خطرناک صورتحال ہے، اور اس کے لیے یہ جس انداز میں ترامیم ہو رہی ہیں اور جس انداز میں لیجسلیشن ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے حق میں اور فیور میں نہیں ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں میدان میں نکلنا بھی ہوگا۔ شزرہ منصف صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شزرہ منصف صاحبہ، شزرہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ غالباً پارلیمنٹ میں۔ شزرہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے پیچھے سے پارلیمنٹ کی آواز آ رہی ہے۔ اوکے، شزرہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، مجھے شزرہ منصف صاحبہ کی آواز آ رہی ہے، غالباً ایکو ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے پیچھے سے جیسے پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ پارلیمنٹ میں دھڑا دھڑ جو ہے وہ بل آ رہے ہیں اور دھڑا دھڑ ان کو پاس کروایا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ میں نہ چیئرمین تھے نہ ڈپٹی چیئرمین تھے، تو سینیٹر عرفان بیٹھ گئے اور وہ پاس کرنے انہوں نے شروع کر دیے کہ جی بس کوئی تو بیٹھے اور جلدی جلدی پاس کرے۔ تو یہ اس وقت یہ حالات ہیں اس وقت حکومت کے، یہ وہی حکومت ہے جس کے میں نے بھی ماضی میں آپ کو شارٹ سنوایا ہے کہ کیا کہتے تھے جب خود ماضی میں تھے اپوزیشن میں، تو اس وقت تنقید کرتے تھے، شدید تنقید کرتے تھے، اور آج جو ہے وہ اسی تنقید کو لے کے جا رہے ہیں۔ میں شزرہ منصف صاحبہ کی طرف دوبارہ جاتی ہوں اور بات کرنے کی ان سے کوشش کرتی ہوں۔ جی شزرہ منصف صاحبہ، السلام علیکم، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام، مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی شزرہ صاحبہ، آج آپ نے سروسز چیف کی مدت ملازمت کا بل کثرت رائے سے منظور کرایا، 3 سے 5 سال کر دی ہے ٹینیور۔ ابھی ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب بات کر رہے تھے پی ٹی آئی سے، اور وہ اپنے جو دلائل ہیں اور جو چیزیں وہ سامنے رکھ رہے تھے۔ حکومت کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اس بل کو پیش کرے اور اس ٹینیور کا میں جو ہے ایکسٹینڈ کرے ٹائم؟ کیا وجہ کیا بنی؟ دیکھیے بہت شکریہ، میں نے سنی ان کی ساری بات۔ بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ لا میکرز بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھتے ہوئے کہ کس چیز کی کہاں پہ ضرورت ہے وہ کرنی ہے۔ اب ان لوگوں نے تنقید برائے تنقید، جو بھی انہوں نے ساری بات کی وہ تنقید برائے تنقید کی۔ پہلی بات آ گئی کہ ججز کی تعداد جو بڑھائی ہے، اس میں تمام جو وکلا کی طرف سے بھی اور ججز کی طرف سے بھی سب کی طرف سے اس چیز پہ کنسنسس ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ اپ ٹو 34 بڑھائی گئی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ 34 جج لگ جائیں گے، یہ اپر لمٹ 34 ہے، یہ اس کے نیچے 25 ہو سکتے ہیں، 27 ہو سکتے ہیں، 28 ہو سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق ان کو بڑھایا جائے گا۔ اور یہ کہ اس جج کی ضرورت ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ باہر ایک ملک میں گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے ایک لیکچر میں اپنی پوری یہ چیز بتائی اور کہا کہ یہاں پہ ہمیں ججز کے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جتنی پاپولیشن ہے اور جتنے ان کے کیسز ہوتے اس کے ریشو کے ساتھ دیکھا جائے تو ججز کی تعداد سپریم کورٹ میں کم ہے۔ اور جو انہوں نے یہ کہا کہ چھوٹے لو ججز میں نہیں ہے، اب اس بات سے اب سپریم کورٹ میں بھی نہ ہو کہ اگر لو میں نہیں ہے، اگر ہم نے اپر ججز سے شروع کر دیا، سپریم کورٹ سے شروع کر دیا، تو وہ نیچے تک لے جائیں گے۔ اب اس میں یہ تو نہیں کہ اگر لو جوڈیشری میں نہیں کیا تو سپریم کورٹ میں بھی نہ کریں، یا یہ کہ اگر پہلے نہیں کیا تو ابھی بھی نہ کریں، یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے نا۔ جس وقت بھی ایک بہترین نظام میں آ جائے، جس وقت بھی ایک ریفارمز کی ضرورت ہوتی محسوس ہوتی ہے، ریفارمز آ جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے، ملک کے لیے، عوام کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جہاں تک سروسز چیف کی آپ نے مدت ملازمت میں توسیع کی بات کی، دیکھیں ابھی تک پیچھے اگر ہم اپنی ہسٹری کی طرف نظر دوڑائیں تو تقریباً جتنے بھی چیف آئے، آرمی چیف، ان کی توسیع ہوئی، انہوں نے خود اپنی گورنمنٹ میں 3 سال کی توسیع دی تو 6 سال رہی۔ اب ہم نے صرف آرمی چیف نہیں بلکہ نیوی چیف بھی، ایئر فورس چیف، سب کی ہم نے دیکھتے ہوئے ضرورت محسوس کرتے ہوئے یہ کیا کہ 5 سال کی ہو جائے۔ ایک پالیسیز ہوتی ہیں،
पॉलिसीज की एक कंटिन्यूएशन रहती है और 5 साल के अंदर वो पॉलिसीज जो शुरू की होती हैं वो पूरी अपनी तकमील तक पहुंच सकती हैं। तो अगर हम एक्सटेंशन जो देते हैं 3 साल की, तो अगर एक्सटेंशन की बजाय मुद्दत मुलाजमत ही 5 साल कर दी जाए तो मेरे ख्याल में तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन्होंने हर बात को पॉलिटिसाइज करना होता है, हर चीज पे इन्होंने तनकीद करनी होती है। अगर इनके पास कोई अपनी राय थी तो वो लेके आते, अपनी तरमीम लेके आते, अपनी तजावीज लेके आते। खुद तो ये आते हैं और आके ये शोर शराबा करते हैं, चीखो पुकार करते हैं। जिस तरह ये सड़कों पे बदअमनी फैलाते हैं उसी तरीके से ये पार्लियामेंट में बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट में ये बिलीव नहीं करते, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी में ये बिलीव नहीं करते। और अगर इनको इतना ये है जो बार बार कहते हैं कि जी जाली ये पार्लियामेंट है ये वो, तो इस्तीफा दे के चले जाए। इनको तो इस्तीफा देने के पहले भी बड़े शौक है, पहले भी इन्होंने तमाम असेंबली पंजाब से भी इधर से भी इस्तीफे देते रहे ना। कभी देते थे इस्तीफे, कभी वापस ले लेते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ कर लेते थे। ये इनको इस चीज का एहसास नहीं है कि अवाम इस वक्त एक स्टेबिलिटी चाहती है, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। हमारे तमाम इंडिकेटर्स बेहतर आ रहे हैं, हमारी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हो रही है, महंगाई कम हो रही है। और जो बदअमनी इन्होंने फैलाई थी, जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया था, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह उस मुश्किल में से निकल के पाकिस्तान सही पटरी पे सही सिमत की तरफ चल पड़ा। लेकिन इन्होंने वही अपनी चीजें रखनी है। अच्छा। ये ऑपोजिशन है ना, ये एक बहुत अहम किरदार होता है ऑपोजिशन का भी जमहूरियत में। इनको जमहूरियत का इतना फिक्र है तो आके अपना ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, पार्लियामेंट के अंदर आके ऑपोजिशन करें, अपनी तरामीम पेश करें, अपनी तजावीज पेश करें। लेकिन नहीं, इन्होंने चीखो पुकार करनी है, सिर्फ शोर शराबा करना है, सिर्फ ये दावे करने हैं कि जी हम इस सड़क पे निकल जाएंगे, हम इधर अपना जलसा कर लेंगे, जुलूस कर लेंगे। लेकिन इन्होंने सवाए तनकीद बराए तनकीद और मुखालफत बराए मुखालफत के कोई पॉजिटिव इनपुट अपना नहीं देना। इनको भी लोगों ने आखिर वोट थोड़े बहुत तो दे के भेजा ही है ना इधर, तो ये क्या उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं इधर आकर। हम ये समझते थे कि 26वीं तरमीम के बाद जरूरी था, चाइनी बेंचेस बनने थे और मुख्तलिफ ये सारी चीजें होनी थी, तो उसके लिए इन तरामीम की जरूरत थी, इससे हम ये तरामीम लेके आए। ठीक हो गया। अच्छा, अब शिजा साहबा, अब मेरा भी सवाल सुनना है, वो ये है कि ये तो चले अवैस साहब जो बात कर रहे थे आपने उसका रिस्पॉन्ड कर दिया। सवाल मैंने शुरू में मरीम नवाज साहिबा के 2 क्लिप्स चलाए थे, एक जिसमें वो ये कहती थी जब माजी में बिल्स और इस तरह से ऑर्डिनेंस पेश हो रहे होते थे धड़ाधड़, तो वो कहती थी कि इमरान खान साहब को पर्चियाँ पकड़ा दी जाती हैं और उनको जो है डिक्टेट किया जा रहा होता है, और जो इस्टेब्लिशमेंट कह देती है वो आके वही पेश करवा देते हैं। सिमिलरली वो ये भी कहती थी कि वो रास्ता जो जाता है वो मुझे भी आता है, उसमें जो है हाथ जोड़ने पड़ते हैं और जूते पॉलिश करने पड़ते हैं। ये 2 चीज़ें आपको भी याद होगा यकीनन, हर तरफ चल रहा है उनके ये स्टेटमेंट जो उन्होंने माजी में कहा था। तो क्या अब हाथ जोड़ लिए गए हैं और जूते पॉलिश कर लिए गए हैं? देखिए, इन तरामीम के अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि ये कहा जाए कि हाथ जोड़ लिए गए हैं या जूते वो पॉलिश। मरियम साहिबा बताती थी जब माजी में पीटीआई की हुकूमत को इस तरह का बिल लाती थी, तो नहीं, किस तरह का मतलब उन क्या वो बिल था? मतलब जब एक्सटेंशन की बात की ना आपने माजी के चीफ की, तो जब इन्होंने किया तो उन्होंने ये जुमले कहे। हाँ जी, लेकिन देखें यही मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सटेंशन में और एक बिल ला के एक तीनों फोर्सेस की मुद्दत मुलाजमत में चेंज लाने में बहुत फर्क है। अच्छा, ठीक है। वो जी एक्सटेंशन जो होती है वो तो एक पर्सन स्पेसिफिक होती है ना। एक जो कि इमरान खान खुद अपने मुंह से मान चुके हैं कि वो एक पर्सन के ऊपर रिलाय करते थे, उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के ISI चीफ के ऊपर वो पूरा अपना उन्होंने डाला हुआ था। अपनी हुकूमत को चलाने का जो भी तरीका था वो उसके थ्रू करते थे। वो खुद कहते थे कि मेरे नंबर्स वो पूरा करते हैं, मेरा फाइनेंस बिल वो पास करवाते हैं, जहाँ पे मुझे जरूरत होती है वो करते हैं। उसके बाद उन्होंने उन्हीं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, उन्हीं को कहना शुरू कर दिया कि न्यूट्रल जानवर होता है और ये होता। तो उनका एक बहुत पर्सन स्पेसिफिक एजेंडा था। जबकि अब ये जो बिल आए ये किसी एक आर्मी चीफ के लिए, एक नेवल चीफ के लिए या एक एयरफोर्स चीफ के लिए तो नहीं है ना। ये तो एक बिल पास हुआ है जो कि आने वाले तमाम लोगों के लिए होगा। ये आर्मी एक्ट का हिस्सा बन गया। तो ये किसी भी एक पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो एक
हर दफा एक थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता था कि जी अच्छा एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, ये वो भी सारे इबाम जो है वो दूर हो गए हैं। एक 5 साल की वो कर दी गई है टेन्योर मुकर्रर, और मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है कि उस टेन्योर के अंदर, जैसे कि मैंने कहा, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है, उसको किसी जगह तक पहुँचाया जा सकता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत सारी मामलात से रिलेटेड जो कि अपनी इस मुद्दत के अंदर एक मैच्योरिटी तक जा सकती है। ठीक हो गया है, सही पर्टिनेंट जवाब आ गया है। सादिक मेमन साहब की तरफ भी जाऊंगी। सादिक साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? सादिक मेमन साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी सादिक मेमन साहब, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी जाहिर से आते अब तो कसरत राय से मंजूर हो ही गए हैं, तमाम बिल होते ही जा रहे हैं, साथ है हुकूमत के और सब बिल्कुल के पेश है आगे। लेकिन जो अपोजिशन कह रही है कि ये सब चीज़ें आगे जाके बहुत ज़्यादा जो है वो डेंट डालेंगी, तो क्या वाकई डेंट डालेंगी या आपका भी यही मौक़िफ़ है जो मुस्लिम लीग नून कह रही है? देखिए, जब भी कोई पार्टी अपोजिशन में होती है, खासकर इन हालात में जो आजकल एक्स्ट्रॉर्डिनरी हालात हैं पाकिस्तान के, इसमें सबसे बड़ा तो हमारे लिए मईशत का बहुत बड़ा इशू यहाँ पे चल रहा है। तो सबकी जो मैं समझता हूँ प्रायोरिटी जो हमारी भी है और नून लीग की भी है और जो भी इत्तेहादी जमातें हैं और उसके साथ साथ जो भी हमारे इदारे हैं, उन सबकी प्रायोरिटी ये है कि पहले तो मईशत को ठीक किया जाए, क्योंकि जब तक मईशत आपकी ठीक नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसमें आवाम के लिए जितनी मुश्किलात का यहाँ पे उनको सामना करना पड़ रहा है, उस हवाले से यहाँ पे हमें जाहिरी बात है कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसमें हम अपनी सियासत को एक तरफ रख के, कुछ सियासी हो सकता है नुकसान भी हो, लेकिन हमें ऐसी पॉलिसीज रखनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी जिसमें एक कंटिन्यूटी हो, जिसमें कंटिन्यूटी का आंसर हो, इसमें कोई भी डिस्ट्रप्शन ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए मुल्क के मुफाद के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए जो भी इकदाम लिए जा रहे हैं, और ये इकदाम जो भी आप जैसे बिल्स की बात की, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की, तो ये इकदाम ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू मून ऐसे नहीं आए हैं। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो वो बात मोहतरमा शहीद की हुई थी, और वो वादे थे जो कि उन्होंने उस वक्त भी किए थे, और उसमें सब जो हमारी पार्टी सियासी जमातें थी, इवन जो ये पीटीआई थी वो भी सिग्नेटरी थी। तो मैं नहीं समझता कि ये ऐसी चीज इसको सिर्फ और सिर्फ आप सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करें, इंतशार के लिए इस्तेमाल करें, और इल्जामात बराए इल्जामात और तनकीद बराए तनकीद की आप ये सियासत रखें जिसमें आप चाहें कि मुल्क इंतशार में रहे, मुल्क तरक्की ना कर सके, क्योंकि इनको यही लगता है कि जब तक ये डिस्ट्रप्शन रहेंगी, मुल्क में एहतजाज रहेगा, तशद्दुद की सियासत रहेगी और ये नारेबाजी और ये झूठे इल्जामात रहेंगे, फेक न्यूज़ का यहाँ पे गलबा है, ताकि लोगों को वो इंगेज रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की की राह में आए। और मैं समझता हूँ जैसे जुडिशरी की खासकर जैसे बात हुई है, तो इसमें तो कोई मुज़ायका ही नहीं है। जैसे शहजाद साहब ने भी एक्सप्लेन वेरी वेल आई बिलीव कि यहाँ पे जजेस की तादाद को बढ़ाना या उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल, पहले बात हो रही थी कोर्ट की, तो ये सारी चीजें इसमें कौन सी ऐसी गलत बात है या कौन सी ऐसी इसमें हमने जमहूरी रिवायात के अगेंस्ट ऐसी बातें की हैं, या कौन सी ऐसी आप दूसरे जो जदीद तरक्की याफ्ता मुल्क है उनमें ये मिसालें मौजूद नहीं है जो कि जमहूरी मुल्क है, क्योंकि हम ये अनोखी चीज यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें वेरी वेल थॉट आउट प्रोसेस के थ्रू हुई हैं, इसमें नेगोशिएशंस भी हैं, कंसेंसस डेवलप हुआ है, एक दिन में जैसे बुलडोज तो नहीं किया गया। ये तो बातें आप 3-4 महीने से सुन रहे हैं। पहले एक अटेम्प्ट हुई थी, उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से इस कंसेंसस को बिल्ड करने के लिए कितनी मेहनत की, हर बार काउंसिल में हर जगह पे पूरे मुल्क के चारों सूबों में कोने कोने में गए, लोगों से मुख्तलिफ पार्टी से बात की, मौलाना साहब को उसमें ऑन बोर्ड लिया गया, और दूसरी इवन अपोजिशन से भी बातें हैं। आप पीटीआई वाले भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर आप बात करें तो वो भी यही कह रहे थे कि हाँ, हम जैसे जब ये फाइनल ड्राफ्ट आ गया था तो उन्होंने खुद कहा था कि जी ये बिल्कुल हमारे लिए भी काबिल कबूल है, लेकिन इसकी टाइमिंग सही नहीं है, 2 हफ्ते बाद आप कर दें। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे अपनी सियासत नहीं करनी चाहिए, मुल्क की आवाम की खातिर हमें ये मुश्किल कुछ फैसले भी लेने पड़ेंगे। और जहाँ तक कंटिन्यूटी की बात है, हर जगह पे आप देखें, कहाँ अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप के किसी मुल्क में देखें जो तरक्की आता है, वो पॉलिसीज जो है वो सारी की सारी वो कंटिन्यूटी पे होती है, हुकूमत चाहे किसी की भी है।
लेकिन मुल्क की जो पॉलिसी होती है वो जब तक एक कांस्टेंट नहीं रहेगी आप तरक्की नहीं कर सकेंगे और लोगों का, इन्वेस्टर्स का आपके ऊपर किसी किस्म का इत्तेदार भी नहीं आएगा। और जुडिशियल रिफॉर्म्स वैसे ही आप खुद देख लें कि नीचे लेवल से लेकर ऊपर तक वो हर पार्टी इसमें से लाना थी, हर पार्टी को शिकवे होते थे जुडिशरी से कि यहाँ पे बायसनेस हो जाती है, यहाँ पे बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिनकी एक्सपर्टीज उनको नहीं होती। जैसे रिकोडिक का आपके सामने मिसाल है, कितना बड़ा आसानिया, कितना बड़ा हमारा नुकसान होने वाला था। उसके बाद सियासी फैसले ऐसे होते हैं जैसे भुट्टो साहब की शहादत का ये मसला था। तो वो सारी चीजें उसको बेहतर करने के लिए, उसमें इंसाफ की मैं समझता हूँ फराहमी के लिए सारी चीजें की गई हैं। और बेंचेस की जहाँ तक अभी तादाद बढ़ाई गई है तो मैं समझता हूँ तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें ज़ाहिर बात आईनी बेंच बनेंगे, उसमें ज्यादा जजेस की जरूरत होगी। आपको सुप्रीम कोर्ट की अपनी अलग भी चलानी है, दूसरी उनके केसेस और आईनी बेंच के भी मामला है, तो यू डेफिनेटली नीड मोर जजेस। उसमें अगर वो जजेस बढ़ रहे हैं, why would anyone feel offended या anyone feel this is unconstitutional? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और जाहिर बात है अगर आपके पास, जैसे उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है, अगर यू हैव बेटर सजेशंस डू लेट अस नो, वी आर विलिंग टू लिसन। लेकिन आज भी आपने उनका रवैया देखा असेंबली में, वो सुनने के लिए बात तैयार नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये रवायात जो है ये बहुत गलत है। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। हर पार्टी के ऊपर अच्छे दिन भी आए हैं, बुरे दिन भी आए हैं। अपोजिशन में हम भी रहे, नून लीग वाले भी रहे और आजकल पीटीआई वाले भी रहे। और लेकिन आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, पीपल्स पार्टी तो उसमें सरफहरिस्त रही और नून लीग ने भी, लेकिन बर्दाश्त किया है और बात की है। ये नहीं किया, किसी को दरवाजा बंद नहीं किया नेगोशिएशन के लिए, बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश की है, पार्लियामेंट को फाल करने के लिए वहाँ पे बैठ के बात सुनी भी है। तो सादिक मेमन साहब, क्या 27वीं तरमीम भी आ रही है? देखिए अभी मेरे ख्याल में ये कबूल वक्त है इस बारे में। तो अभी तक जो मुशावरत चल रही है, जाहिर बात है हमारे जो पार्टी के लीडरान हैं वो उस बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जब वो सामने कोई चीज़ ऐसी आएगी तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में अभी तक ऐसी चीज़ें हमें बताई नहीं गई हैं। ओके, ठीक है। एडवोकेट अहमद अवैस साहब आपकी तरफ आऊँगी। वो कहते हैं कि पर्सन स्पेसिफिकेशन बिल नहीं है, ये पर्सन स्पेसिफिकेशन जो है ये कोई तरमीम नहीं लाए हैं। इट विल बी मतलब फॉर एवरीवन, मतलब अब नेक्स्ट जो भी चीफ आएगा, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर आर्मी हो, सब पे जो है वो लागू होगा। ये देखिए ना, मैं यही आपके सामने अर्ज कर रहा था कि सब पे लागू होगा, लेकिन ये 3 साल से जो इनकी मुद्दत मुलाजमत जो है, जब आपने 5 साल कर दी तो उसी प्रपोर्शन से जो नीचे के ऑफिसर जो थे, किसी ने अपने ओहदे के हिसाब से इतने सालों में उसने रिटायर होना है, उसने इतने सालों में होना है, वो इस मनसब तक नहीं पहुंच सकेंगे और उससे पहले रिटायर कर दिए जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी इससे, और ये सारे ये रिवार्ड ले रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि पहले मूसा नकवी साहब को किस तरीके से सेनेटर बनाया गया और फिर उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया गया। मूसा नकवी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं थे, वो तो केयर टेकर, उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया गया था। लेकिन 9 मई के वाकये में जो उनका रोल था, और उन्होंने वो जुडिशियल इंक्वायरी भी होने नहीं दी, तो उस रोल के उसके नतीजे में उनको रिवार्ड दिया गया कि उनको कहा गया कि ये जब सेनेट के इलेक्शन आए तो पीपल पार्टी और नून लीग और दूसरी बड़ी पार्टियां जो थी वो अपना अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था, उनको कहा गया कि तो अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करो और ये इसको वोट दो सारे। अब अंदाजा लगाइए कि जो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है उसको सब पार्टी जो आज इक्तदार में है वो वोट दे रही है। इसी तरह से जुडिशरी का जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी थी, वहां पे आपने देखा कि एक तरफ तो 9 मई का वाकया 1.5 साल का अरसा गुजर रहा है, आज तक उनका ट्रायल नहीं शुरू हुआ और बेचारे जेलों में, इसलिए कि उनको शहादत नहीं मिल रही। दूसरी तरफ जहां जल्दी करनी थी, वहां पे 8 फरवरी के इलेक्शन से 8-10 दिन पहले इमरान खान के 3 केसेस में उनको सजा सुनाई गई, 14 साल से लेके और 5 साल 7 साल तक। आप सोचिए जरा कि वो इसलिए सुनाई गई थी कि ये लोग बददिल होकर इनको वोट नहीं देंगे। जब लोगों ने वोट दे दिया
اس کے باوجود بھی تو آپ نے وہ دیکھا وہ اجلت میں وہ سزا کیسے سنائی گئی کہ جیل ٹرائل جو جج کر رہے تھے وہ ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈسپلن میں تھے اور ان کا ڈیوٹی روسٹر جو ہے وہ وہاں سے بن کے آتا ہے اور ڈیوٹی روسٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے بجے عدالت شروع کرنی ہے اس ٹائم پہ ختم کر دینی ہے. لیکن رات کے 12 بجے 1 بجے 1:30 بجے تک وہ جج کیوں بیٹھے رہے اور کس کے حکم سے بیٹھے رہے؟ یہی اگر آپ پتہ لگا لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس ملک میں کیا گیم کھیلی جا رہی ہے. تو یہ سب سے خطرناک صورتحال پیدا ہوئی کیونکہ نہ تو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کی ڈیوٹی روسٹر کو بدلا نہ کہیں اور سے, لیکن وہ رات کے 1:30 بجے وہ کہتے تھے کہ جی ہماری مجبوری ہے, ہم نے تو آج ہی یہ سارا کام مکمل کرنا ہے. تو میں یہ آپ کے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح سے پاکستان کے آئین کو بالائے طاق رکھ دیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ وہ بنیاد پاکستان کے آئین کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ تھا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر. اور اگر ان کو عوام الناس کا خیال ہوتا جیسے کہا جا رہا ہے کہ جی عوام کی خدمت کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, تو عوام کے تو میجورٹی جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ تو بیچارے سیشن کورٹ تک اپنے کیسز کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں, لاکھوں کی تعداد میں, لیکن 34 ججز سپریم کورٹ کی تعداد بڑھا دی گئی. تو یہ تو خطرناک کھیل ہے اس قسم کا کہ جہاں عوام کا کوئی ان کی بینیفٹ کے یا ان کے فائدے کا کوئی کام نہیں ہے, یہ آپس میں بانٹ جس طریقے سے ایک انداز میں بانٹ رہے ہیں, ریوڑیاں بٹ رہی ہیں اور یہ آپس میں بانٹ کے یہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور یہ کر رہے ہیں کہ آئی اسکریچ یور بیک اینڈ یو اسکریچ مائی بیک. تو یہ ملک کے لیے نہایت تشویشناک صورتحال ہے. جہاں پہ آئینی حکومت جو ہے اس کو پریکٹیکلی ختم کر دیا گیا ہو تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ٹرائیکوٹمی آف پار جو پاکستان کے آئین کا خاصہ تھا کہ 3 انڈیپینڈنٹ پلر تھے, ایک پلر پارلیمنٹ, ایک پلر جو ہے وہ ایگزیکٹو اور ایک پلر جوڈیشری, اور بائی ڈیزائن جوڈیشری کا تیسرا پلر جو ہے جو سب سے اسٹرانگ پلر ہونا چاہیے تھا اس کو گرایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ ڈسپوٹزم لا رہے ہیں, یہاں پہ اب قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی کا نظام جو ہے وہ طاقت کی بالادستی کے نظام سے آپ نے تبدیل کر دیا. تو یہ جب صورتحال ہوگی, اکانومی تباہ ہے, تو کسی نے وہ جو بلو پاورٹی لائن ہے ان کا متعلق سوچا نہیں ہے. تو ان حالات میں جب ہم دیکھیں ملک کو تو آپ کیسے سوچیں گے کہ یہ ملک جو ہے یہ ترقی کے راستے پہ جائے گا؟ کوئی ایک سٹیپ ہم نے ترقی کے راستے پہ نہیں لیا. آپ نے پی آئی اے کو نیلامی کے لیے لگا دیا, دیکھا اس کی بولی کیا لگی اور کتنا پیسہ اس کو یہ سارا سسٹم بنانے کے لیے کہ اس کو بولی کے لیے اس کی جو اوپن آپشن کی جائے, ملینز ڈالر کے اندر پیسے خرچ کیے گئے اور وہ پیسے کس کس کی جیب میں گئے ہیں یہ آپ جس انکوائری ہو تو پتہ لگ جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ پاکستانی عوام کے بینیفٹ میں نہیں ہے, یہ پاکستان کے بینیفٹ میں نہیں ہے, یہ آئین سے ماورا جو ایک نظام قائم کیا جا رہا ہے وہ نظام جو ہے وہ ہمارے جو فیڈریشن ہے 4 صوبوں کی اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. یہ میں اتنا ضرور کہوں گا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ امینڈمنٹ کا بل پاس کیا تو امینڈمنٹ کے بل پاس کرنے کے بعد 4 صوبوں نے جنہوں نے پاکستان کا آئین بنایا تھا, ایک صوبے کے پورے سینیٹر مکمل نہیں تھے اور آپ نے امینڈمنٹ کروا لی, یعنی ایک صوبے کی پارٹیسپیشن مکمل نہیں ہوئی بیچ میں. یہ بڑی جو ہے یہ تشویشناک صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بس ٹائم ختم ہو گیا ہے. میں ورنہ شجرا صاحب اور صادق محمد صاحب کی طرف بھی دوبارہ جاتی. بہت شکریہ جی آپ تینوں معزز مہمانوں کا. اسی کے ساتھ ناظرین اپنی میزبانی سے بھی دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.